तो हेलो गुड इवनिंग मेरे झारखंड के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, सभी को मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं यही वादा करता हूं आप लोग से कि आज जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये 100% की गारंटी ER बजरंग सर दे रहा है कि क्वेश्चन बेटा यहीं से आ रहा है। छपा हुआ क्वेश्चन जैसे देख रहे हैं वैसे मिलेगा। कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, पहले मैं इसका जिक्र करता हूं। आपको यहां पे MCQ क्वेश्चन को भी देखने को मिलेगा, साथ ही जो 1 मार्क्स का 7 क्वेश्चन दिया जाता है उसको भी आपको देखने को मिलेगा। फिर 3 मार्क्स का जो 6 क्वेश्चन रहता है उसमें भिन्न भिन्न तरह का केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है, वो भी देखने को मिलेगा। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को भी आपको दिखाया जाएगा। और जो 25 MCQ क्वेश्चन है वो यहीं से आ रहा है, छपा हुआ है। भरोसा नहीं है तो एक बार विश्वास करके देख के जाना, फिर तुम्हारा जिंदगी का पन्ना पलटने वाला है। रुकावटें तो आती रहती है जिंदगी में, रुकावटें तो आती रहती है सफलता की राहों में। सुना होगा बहुत अच्छा, रुकावटें तो आती रहती है सफलता की राहों में। मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं। चलो आज हम लोग ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस से एक ही चीज सीखेंगे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, MCQ क्वेश्चन को कैसे क्लियर किया जाता है, और साथ ही रिएक्शन को कैसे बनाया जाता है। रटना नहीं है। मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूं कि रटने से आप केमिस्ट्री का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। बिना रटे पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार का बंधन DNA के एक लग को एक साथ जोड़े रखता है। यह क्वेश्चन 25 नंबर के बाद 26 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको यह चीज देखने को मिलेगा। याद रखना, यह क्वेश्चन 26 या 27 नंबर में आपको मिलेगा जैक बोर्ड में हूबहू। क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन जो 7 को देगा बाबू, वह 7 को 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का है। बोल रहा है किस प्रकार का बंधन DNA के एक लग को एक साथ जोड़े रखता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड बंधन है। आंसर यहां पे लिखा गया है न्यूक्लियोटाइड बंधन। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेलिन क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जैक 2009 में अपना झंडा इस तरह का परचम लहरा दिया है, और फिर 2026 में भी बहुत चांस है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेलिन क्या है। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहते हैं। 1 नंबर में या कभी कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी देगा, लेकिन आज तक नहीं दिया है, 1 मार्क्स में दिया है। तो ये क्वेश्चन को 1 मार्क्स में ही लेके चलेंगे। क्या क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। क्या बोला है, फॉर्मेलिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में दिख रहा है, ये हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम है। क्या बोला है, शीतल पेय में उपयोग होने वाले एक परीक्षण का नाम बताएं। शीतल पेय माने ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल में जो कौन सा गैस घुला होता है, उस गैस का नाम बताने बोलेगा। 4 गो ऑप्शन देगा, CO2, SO2, O2, नन ऑफ दिस। क्या मारोगे, देखो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछ सकता है 1 मार्क्स में, MCQ के लिए भी सही है, और शॉर्ट में पूछेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे MCQ को भी देखेंगे और साथ ही सब्जेक्टिव को भी देखेंगे, सब्जेक्टिव को भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी दोहरे दंतुर लिगेंड का एक उदाहरण दे। गिवन वन एक्सप्लेन ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड। बोला है ये क्वेश्चन बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, जिसका नाम है जटिल कार्बनिक यौगिकों के गुण। इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर बाइडेंटेट लिगेंड का बात बोले, लिगेंड हम लोग 4 तरह का पढ़े हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड एंड एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो यहां पे
बाइडेंटेड लिगेंड। याद रखना ये क्वेश्चन 2026 में 1000% की गारंटी है। कौन? ER बजरंग कुमार क्वेश्चन आएगा ये बाइडेंटेड लिगेंड, चाहे एमसीक्यू में हो चाहे सब्जेक्टिव में हो। तो आपको यहां पे आंसर में दिया है EN। बोले सर EN है क्या? EN का पूरा नाम है इथेन 1,2 डाइएमाइन। और इसका स्ट्रक्चर बोले बेटा तो स्ट्रक्चर होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ये होता है इसका स्ट्रक्चर और इसी का नाम है इथेन 1,2 डाइएमाइन। इसके जगह पे हम ऑक्जिलेट आयन भी दे सकते हैं C2O4 2-, ये भी आप दे सकते हैं। ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने जाए तो C, इधर पे C ऑक्सीजन के साथ O माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। सीधा सीधी समझना है, नहीं समझोगे तो कैसे होगा? समझना तो पड़ेगा ही। समझ में आ रहा है? चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बोला क्या होता है अभिक्रिया के साथ बताएं। क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है। क्या बोला है? व्हाट हैपन व्हेन एक्सप्लेन विथ रिएक्शन। क्या होता है अभिक्रिया के साथ बताएं। एनिलीन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर। चलो इसमें हिंदी नहीं लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, अब एक सवाल आ रहा है कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसका PDF कहाँ पे मिलेगा? तो मेरा टेलीग्राम चैनल है झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस। जो YouTube चैनल है वही टेलीग्राम चैनल है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके नोट अपना पूरा क्लियर ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। चलिए क्या है, क्या होता है अभिक्रिया के साथ बताएं। एनिलीन रिएक्ट्स विद वाटर। मैंने क्या बोला है? एनिलीन का अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ वाटर जल की उपस्थिति में कराने पर, देखो आया एनिलीन। एनिलीन जो होता है वो याद रखना, बेंजीन के माथा में NH2 अगर रहे तो उसी का नाम है एनिलीन। बेंजीन का माथा में NH2 रहे तो इसका नाम एनिलीन है। और इसको हम लोग अभिक्रिया करा देते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बोले तो H2O के उपस्थिति में हीट कर देंगे तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसका नाम है एनिलीन का हेलोजिनीकरण। एनिलीन का हेलोजिनीकरण। क्या समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? कोई फायदा नहीं होगा, याद रखना। शॉर्ट वीडियो देख के जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। चीजें को कम पढ़ो लेकिन ईमानदारी पूर्वक पढ़ो और शिद्दत के साथ समझो, तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? Br, इस जगह पे भी Br और इस जगह पे भी Br। और तीनों पोजीशन पे देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे तुमको 3 गो Br लेना पड़ेगा तो 6 गो हो गया, 3 दूनी 6। और हर एक पोजीशन पे Br अटैक किया। क्या किया जानता है? केमिस्ट्री से एक चीज सीखना चाहिए कि ये नया बॉन्ड जो बन रहा है ना, तो पुराना बॉन्ड धीरे धीरे उसको साइड हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री में एक चीज सिखाता है कि नया बॉन्ड बनने के बाद पुराना बॉन्ड को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही होगा। क्या बाहर निकलेगा? 3HBr। तीनों पोजीशन से H को बाहर निकाला और तीनों पोजीशन से निकल गया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन है फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर। देखो ये तीनों में 100% का गारंटी दे रहा हूं मैं, 100% आएगा, 100%। फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, चाहे एमसीक्यू में हो चाहे सब्जेक्टिव में हो। ज्यादा चांस एमसीक्यू का है,
लेकिन सब्जेक्टिव में भी देगा। फिनॉल का बात बोले, ए नंबर मैंने यहां सॉल्व किया, बी नंबर मैं बता देता हूं। फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन के माथा में OH, OH। इसको किसके साथ बोला है? ब्रोमीन वाटर के साथ। सेम रिएक्शन है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O की उपस्थिति में हीट करेंगे, 3 गो Br लेंगे और ये सेम हम लोग का कंपाउंड देता है। तीनों पोजीशन पे जाके OH के साथ Br कंपाउंड आके जुड़ता है, Br कंपाउंड आके जुड़ता है और 3 गो HBr बाहर निकलेगा। तो इसका भी नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्लियर है? क्लियर है? आएगा 100% की गारंटी है। फिनॉल रिएक्ट्स विथ कॉन्क HNO3। अब यहां पे आ रहा है कि सर फिनॉल रिएक्ट्स विथ कॉन्क HNO3, तो ये देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी सेम प्रोसेस यही बनेगा। सी नंबर जो होगा वह फिनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। कौन? ये क्वेश्चन 2022 में जैक अपना झंडा गाड़ चुका है और ये क्वेश्चन जो देख रहा है, जो अभी मैं बना रहा हूं, कॉन्क HNO3, HNO3, ये क्वेश्चन 2024 में अपना झंडा गाड़ चुका है जैक। ये क्वेश्चन 2026 में पुनः आ रहा है, याद रखना 2026 आएगा। इसको जैसे अभिक्रिया कराएंगे सेम यहां 3 को लेना पड़ेगा और ये भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो। चलो यहां जगह नहीं है, मैं इस कंपाउंड को यहां बना देता हूं, इस कंपाउंड को मैं यहां बना देता हूं। यहां पे OH है, यहां पे NO2 बनेगा, इस जगह पे भी NO2 बनेगा और इस जगह पे भी NO2 बनेगा और प्लस में 3 गो H2O बाहर निकलेगा, क्योंकि तीनों जगह पे OH अटैक करके 3 गो H2O बाहर निकालेगा। हो गया। जो बच्चा बोल रहे थे सर केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, उसी के लिए ये क्लास है, उसी के लिए यह क्लास है। क्लास को हल्के में नहीं लेना, तो बहुत महंगा पड़ोगे। याद रखना यही क्वेश्चन आएगा, छपा हुआ मिलेगा आपको, छपा हुआ जैक में हुबहू जैसे देख रहे हो ना, ऐसे छपा हुआ मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, देरी ना करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। और एक क्वेश्चन जैक के पर्दे पर आपको देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित प्रतिक्रिया को पूरा करे। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो 3 को देगा। फिलहाल यहां 2 को है, पहले मैं 2 को कराता हूं और यह क्वेश्चन हेलो एल्केन से है। हेलो एल्केन, इसका नाम है मार्कोनिक्स रूल और इसका नाम है एंटी मार्कोनिक्स रूल। पढ़े होंगे आप लोग हेलो एल्केन। जो बच्चे हमारे पास दुमका केमिस्ट्री क्लासेस में ज्वाइन है, जो बच्चे 2025 में क्लास किए हैं, वो हमारे क्लास में बहुत बेहतरीन डिजाइन से पढ़ाया गया है आपको हेलो एल्केन में मार्कोनिक्स रूल और एंटी मार्कोनिक्स रूल। मार्कोनिक्स रूल क्या बोल रहा है? चलिए इस रिएक्शन को मैं यहां पे लिखता हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही मेरा रिएक्शन है। इसका रिएक्शन HI के साथ कराया जा रहा है। पता चल रहा है मार्कोनिक्स रूल में एल्काइल समूह की संख्या उधर जुड़ती है जिधर हेलोजन समूह एल्काइल समूह कम होते हैं और साथ ही ये सेकंड पोजीशन पे आके जुटेगा और ये बनाएगा CH3 देन CHI कंपाउंड, आगे बनेगा CH3। ये रिएक्शन कंप्लीट है। चलिए दूसरा जो है वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में है, तो पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिक्स का रूल क्या बोलता है? हेलोजन समूह उधर जुड़ेगा जिधर एल्काइल समूह की संख्या कम हो। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन विथ HBr और यहां पे है पेरोक्साइड। ये Br इस पोजीशन पे आके जुटेगा, ये H इस पोजीशन पे आके जुटेगा, क्योंकि कैटलिस्ट यहां पे अभिक्रिया की दर को घटा दिया, बढ़ा दिया, सॉरी। CH2 आगे फिर CH2, फिर आगे क्या बना? 1 2 3 1 2 3 कार्बन हो गया,
चौथा पोजीशन पे जाके Br जुटा और इसी का नाम है एंटी मार्कोनिक्स रूल। एंटी मार्कोनिक्स रूल हो गया। चलिए क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रतिक्रिया को पूरा करें। फिर यही है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है। इसको AgCN के साथ बोला है। देखो पहला है C2H5Cl, ये हेलो एल्केन का क्वेश्चन है जिसका नाम है उभयदंतुर लिगेंड। पढ़े होंगे आप लोग, उभयदंतुर लिगेंड, दुमड़िया सांप, इसका एग्जांपल दिए थे हम। चलो C2H5 जैसे था वैसे ले लेता हूं मैं, C2H5 H5Cl रिएक्ट्स विथ AgCN, AgCN यहाँ पे AlC अल्कोहलिक विलयन है और हीट कर दिया है। क्या कर दिया है? हीट कर दिया है। अब क्या होगा देखो, AgCl यहाँ बाहर निकलेगा, CN आके जुटेगा और सभी बच्चे यही करेंगे जो आप देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाओगे और ये क्वेश्चन आप लोग करके आओगे कि सर यहाँ पे तो CN को जोड़ दिए और बाहर निकाल दिए AgCl, तो रॉन्ग हो जाएगा, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? उभयदंतुर आक्रमणकारी में हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे सिल्वर का अटैक हुआ, दुमड़िया सांप अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा और ये बनाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C और इस तरह करके लकीर मारेगा और इसका नाम है आइसोसानाइड, आइसोसानाइड, इथाइल आइसोसानाइड। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? आएगा ये क्वेश्चन, डिफरेंट है, आएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो C6H5Cl2, अरे ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम वही मार्कोनिक्स रूल है, टाइपिंग में गलत कर दिया है, यहाँ पे गलत कर दिया है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर देता हूँ, CH3 यहाँ कर देता हूँ, आगे CH, ठीक है। चलो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एंटी मार्कोनिक्स रूल है और इसका अभिक्रिया आप जस्ट इसके नीचे ही हम लोग देखें पेरोक्साइड के ऊपर में, पेरोक्साइड, ये H यहाँ आके जुटेगा, सॉरी पेरोक्साइड आ गया, पेरोक्साइड आ गया तो पोजीशन अपना चेंज करेगा, CH2। पेरोक्साइड क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और पोजीशन को इधर जाता है, ये इधर जाता है, बन गया CH3 CH2 CH2 Br। कोई दिक्कत? क्लियर है? आपको इस तरह पर्दे में देखने को मिलेगा, जैक बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। चलिए क्लियर है? आप टेलीग्राम से जाके इस नोट को प्राप्त कर सकते हैं झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस में। चैनल टेलीग्राम का मैं चैनल डाल दूंगा इस लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो दूसरा जो क्वेश्चन है, जल में गैसों की घुलनशीलता संबंधित हेनरी का नियम लिखे एवं इसके दो अनुप्रयोग को बताएं। ये क्वेश्चन आपको कभी 3 नंबर में आएगा, ये क्वेश्चन कभी आपको 1 नंबर में आएगा। क्या बोला है? अभी हम लोग पढ़े हेनरी का नियम, जल में गैसों की घुलनशीलता संबंधित हेनरी का नियम लिखे एवं इसके 2 अनुप्रयोग को लिखे। हेनरी ने 2 गो नियम दिया था, एगो गैस के लिए, एगो पार्शियल प्रेशर के लिए। तो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, यहाँ पे हम लोग टाइम को वेस्ट ना करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ आपको हेनरी का नियम लिखना है, हेनरी का नियम लिखना है। हमारे बच्चे आप जानते हैं हेनरी का नियम मैंने बहुत अच्छा से पढ़ाया है। पार्शियल प्रेशर एक समानुपाती गैस के समान होते हैं, बस उसी को लिखना है। चलिए खत्म हो गया। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक बोला है अभिक्रिया दर स्थिरांक के से क्या समझते हैं? यदि कंसंट्रेशन की इकाई मोल पर लीटर और समय की इकाई सेकंड हो तो। यहां पे क्या बोला है? अभिक्रिया दर के, तो के हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में निकाले थे मोल पर लीटर पर सेकेंड, बस यही लिखना है। 1 मार्क्स में अगर ये आए तो अभिक्रिया दर के बराबर हम लोग अभी ये निकाले थे, बस इसी को निकालना है और इसी को लिखना है। खत्म हो गया। 1 नंबर में इससे ज्यादा नहीं लिखना है बच्चों, 1 नंबर में इससे ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई क्या होगा? यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं यहां पे के दे देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग सुधार लीजिएगा। के हो गया।
क्या बोला है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई क्या होगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और प्रथम कोटि अभिक्रिया, पहले बोला जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए बेटा के होता है, मैं क्लास में पढ़ाया हूं, के होता है 0.693 बाय टी हाफ, अर्ध आयुकाल, हाफ लाइट पीरियड, के का मान पूछा है, मैंने यहां लिख दिया। दूसरा में क्या बोला है, अगर ये 3 नंबर में पूछेगा तो 3 नंबर जैसा लिखना, 1 नंबर में पूछेगा तो 1 नंबर जैसा लिखना है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स जैसा ही लिखेगा। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग के निकाले, क्या निकाले, यहां पे लिख देना फर्स्ट, यहां लिख देना 0, यहां फर्स्ट लिख देना, के इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2.303 बाय टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये हम लोग क्लास में निकाले थे, आज फिर से मैं बता दिया। क्या क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के ये होता है, और ये न्यूमेरिकल यहां से आता है बेटा 1 करोड़% की चांस है, 1 करोड़। और यहां से के ये भी आपको इस तरह का 3 नंबर का झंडा लहराते हुए न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा यहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाते हैं, बोला निम्न का वो वर्णन करे, एक्सप्लेन द फ्लोइंग। पहला क्वेश्चन है एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा क्वेश्चन है कैनिजारो रिएक्शन। ये मैंने पिछला लेक्चर में पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी रिएक्शन का बात आ जाए तो हम कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं, मैं रिएक्शन को तुरंत दिखाता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्या होता है, एल्डिहाइड के 2 समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, इसकी अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड के 2 समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और उसका अभिक्रिया क्षार के साथ कर देंगे तो हमें अल्कोहल और लवण प्राप्त होता है। ये डेफिनेशन लिखने से नंबर नहीं देता है, रिएक्शन बना के दिखाना पड़ेगा, जैक बोर्ड रिएक्शन दिखता है। चलो देखो, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डिहाइड का 2 समान अणु और जिसमें दोनों के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हम लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बाद जो रहता है कार्बनवा, उसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा पोजीशन, ठीक है, ये अल्फा है। इसके साथ आरेगो एल्डिहाइड का 2 समान अणु बोला है रे बच्चा, देहाती भाषा में सिखा रहे, रटना नहीं रे बबुआ, रटोगे ना बर्बाद हो जाओगे। NaOH एक प्रबल क्षार है, इसके उपस्थिति में हीट करेंगे, बस हो गया। एल्डिहाइड का 2 समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, जिसका अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलो, तो पहली बात है कि सर बीटा हाइड्रोक्सी का बात बोला है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देता हूं। देखो OH यहाँ पे आके जुटेगा, कैसे जुटेगा पिछला लेक्चर में मैं कराया हूं बहुत अच्छा से, और अगर नहीं समझ में आता है फिर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ये रिवीजन क्लास है, फिर भी मेरा आदत है, आदत से मजबूर, मैं बताना नहीं छोड़ूंगा। और इसी का नाम है अल्फा, ये बीटा, तो हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, और इसका नाम है इथेनल, ये भी इथेनल है। देखो पहली बात है कि ये कार्बन यहां से हटा, इसके पास आके जुटा, देखो ये H आया इसके पास, और ये H हट के, ये H हट गया यहां से, देखो ये H हट गया और ये भी रिप्लेस हो गया। समझो बात को, ये जो C था ऐसे हो गया, H इसके पास आया तो ये H बन गया यहां। अब बचा क्या मेरे पास, देखो एगो ये H था और ये H गधा इधर ट्रांसफर हो गया, और ये पूरे खत्म होके यहां आके जुट गया। तो कैसे बना ये कंपाउंड, देखो तो C इधर पे H, इधर पे H, और बचा आगे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इस तरह बचा, वही ट्रांसफर हो गया। आया समझ में? इसी का नाम है एल्डोल संघनन।
इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? एल्डोल संघनन। समझ में आया? C इधर पे डबल बॉन्ड, इधर पे H और यहां पे H। एल्डिहाइड के दो समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो और उसका अभिक्रिया एगो क्षार के साथ करा देंगे। क्षार माने क्या? बेस। क्षार की उपस्थिति में करा देने पर बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया को हम लोग एल्डोल संघनन बोलेंगे या एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। आप लोग को एग्जाम में कैसे लिखना है, देखो समझो बात को, ये चीज बड़ा बड़ा एकदम मोस्ट पॉइंट है। एल्डिहाइड का दो समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उसका अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड प्राप्त होता है। बस इतने लिखना है। अब आता है केनिजारो रिएक्शन। चलो ए में मैंने बता दिया, बी में केनिजारो का मैं बता रहा हूं। और ये केनिजारो जो है ना, हर एक बार अपना के करके आ जाता है, याद रखना। केनिजारो को हल्के में नहीं लेना, केनिजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं बच्चों, करके जाना, करके जाना। देखो केनिजारो रिएक्शन में क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड का दो समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। एल्डिहाइड का दो समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और उसका अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर हमें अल्कोहल एवं लवण प्राप्त होता है। हो गया? देखो पहली बात है, सर अल्कोहल कैसे बनेगा? पहले नमक बना दो, नमक प्लस अल्कोहल बनेगा, इसका नाम मेथेनॉल है। चलिए इसी का नाम है अल्कोहल, ये एक सॉल्ट है। बस इतने लिखना। एल्डिहाइड के दो समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसका अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराने पर हमें अल्कोहल एवं लवण प्राप्त होता है। लवण मतलब नमक होता है, नमक। हो गया? चलो क्लियर है? आगे देखो, आगे आगे मेरे को ना देखो, रिएक्शन देखो, रिएक्शन। रिएक्शन देखोगे तो काम आएगा। बोल रहा है कोलराउट्स नियम लिखे, इसके दो अनुप्रयोग लिखे। ये क्वेश्चन जब भी आएगा 3 मार्क्स में आएगा। तो कोलराउट्स नियम क्या पढ़े हम लोग, बताइए? किसी विलयन की मोलर चालकता के विद्युत अपघट्य तथा प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कोलराउट्स ने 2 नियम दिया था। एक दिया था प्रबल विद्युत अपघट्य, एक दिया था दुर्बल विद्युत अपघट्य। चलो देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। लैम्डा एम इंफिनिटिव NaCl, ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या दिया था बच्चों? लैम्डा एम इंफिनिटिव COOH, इथेनॉइक एसिड। समझना इसको क्या है कि सर ये टूटेगा तो टूटेगा कैसे, समझो बात को। ये प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा एम इंफिनिटिव Na प्लस लैम्डा एम इंफिनिटिव Cl माइनस। बस थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिखना है। अनंत अनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उसके प्रबल विद्युत अपघट्य तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य के समानुपाती होते हैं, या टूटने के बाद भी उसका कंसंट्रेशन के समानुपाती होते हैं। कोलराउट्स ने यही नियम दिया था, इसी को कोलराउट्स का नियम कहते हैं। हो गया? खत्म रे बेटा, रटो मत, समझो। देहाती विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यही लिखना है। तो ये हो गया। अब इसको मैं तोड़ूंगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य कैसे टूटेगा? लैम्डा एम इन्फिनिटिव तो थोड़ा दूसरा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा एम इन्फिनिटिव CH3 प्लस COOH माइनस। बस दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हो गया। क्या क्लियर है? क्लियर है? रटो मत बेटा, समय ज्यादा नहीं है। केमिस्ट्री देखते देखते बॉन्ड बना सकता है दूसरा, याद रखना। तुरंत
तुरंत बॉन्ड चेंज कर देगा। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, बोला है निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स। पहला है सेल स्थिरांक, दूसरा है विशिष्ट चालकता। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसको आप लोग करके आना है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये आप लोग को करके आना है। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट में जाता हूं जिसका नाम है, अब आते हैं हम लोग डीएनए ब्लॉक में। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जो लेक्चर में देखेंगे, टाइम अगर बचेगा तो फिर अगला क्वेश्चन को करेंगे। पहला ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखा जाएगा। चलो, पहला है संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व सीआर और एक है सीयू से आप क्या समझते हैं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तथा उनकी संयुक्ता धानायन, यहां घानायन लिखा गया, ये होगा धानायन, ये धानायन होगा। धानायन के रूप में बताएं, धानायन के रूप में बताएं। बोला है ट्रांजैक्शन एलिमेंट, ट्रांजैक्शन एलिमेंट क्या है और ट्रांजैक्शन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो बोला है, समझो बात को, क्वेश्चन क्या बोला, संक्रमण तत्व क्या है। तो एक चीज याद रखना, यहां कंफ्यूज करोगे, अरे ये डीएनए ब्लॉक का क्वेश्चन है और ये डीएनए ब्लॉक जो बच्चे पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका चुटकी में बन जाएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं बेटा वो अभी टाइम है, जाके पिछला लेक्चर में पढ़ लो, न तो तुमको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखना, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं, साक्षात परमात्मा भी नहीं, केमिस्ट्री है। देखो संक्रमण तत्व क्या है, और एक चीज हम क्लास में बताए थे, ये आप रिलिक्स को याद रखिएगा कि जिंक एक संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? जिंक इज ए नॉट ट्रांजैक्शन एलिमेंट। व्हाट? जिंक इज ए नॉट ट्रांजैक्शन एलिमेंट। व्हाट? क्या है, क्या रहस्य है? तो पहली बात है कि सर ये जिंक जो है ना, ये जिंक मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जिंक एक संक्रमण धातु नहीं है। और एक चीज याद रखना बच्चों कि जिंक जो है वह पीरियोडिक टेबल में 30 नंबर पे आता है और सीयू जो है वो पीरियोडिक टेबल में 29 नंबर में आता है, और सीआर जो है बच्चों वो आता है पीरियोडिक टेबल में 24 नंबर पे। तो बोला संक्रमण तत्व क्या है, तो ये भी संक्रमण तत्व है, ये भी संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने बोला। पहले बोला संक्रमण तत्व क्या है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, याद रखना। ये क्वेश्चन फिर आएगा इस बार 3 मार्क्स, 100% की गारंटी है कि ये क्वेश्चन छपा है 2026 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये छपा है। संक्रमण तत्व क्या है, सीआर तथा सीयू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, बस तुमको यही पूछा है। पिछला साल पूछ दिया था कलरलेस और कलरफुल, लेकिन इस बार फिर ये आएगा। 2024 में पूछा है जिंक ZnHg और CD एक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? आप 2024 का क्वेश्चन पलट के देख सकते हैं। आज हमें यह पूछ दिया है संक्रमण तत्व क्या है, तो एक ही चीज इसमें जवाब देना है, ट्रांजैक्शन एलिमेंट डी ऑर्बिट इज ए नॉट फुल। संक्रमण तत्व उसे कहते हैं जिसका डी कक्षक पूर्ण भरा नहीं होता है, जिसका डी ऑर्बिट पूर्ण पूरित नहीं होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। बस यही लिखना। क्या लिखना है? संक्रमण तत्व क्या है, और एक एग्जाम्पल देना है, Fe एक संक्रमण तत्व है, Ni एक संक्रमण तत्व है। इसी तरह लिखना है एग्जाम में बच्चों। संक्रमण तत्व क्या है, जिसका डी कक्षक पूर्ण भरा नहीं है, वो एक संक्रमण तत्व है। जैसे एग्जाम्पल में Fe एक संक्रमण तत्व है, Ni एक संक्रमण तत्व है। और साथ ही 3 नंबर आपका थोड़ा देख के नहीं देगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। 1s2 Fe जो है वो 26 नंबर पे है, Ni जो है वो 28 नंबर पे है। समझ में आ रहा है?
तो क्या करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। इसका 6 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 6 गया। अब गिन के देखो 26 आ गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। अब आते ni। ni का बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 8 जा रहा है। ये दोनों संक्रमण तत्व है। क्वेश्चन मैच किया। फिर बोल रहा है Cr तथा Cu एक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। Cr और Cu इसलिए देता है क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपना d ऑर्बिट को रोटेशन इलेक्ट्रॉन दिखाता है। देखो कैसे, देखो पहले मैं Cr का बनाता हूं। Cr जो है वो 24 नंबर पे है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। क्या आप लोग यही करिएगा ना Cr का? यहीं पे सत्यानाश हो जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 और 4 24। ये तो 24 आ रहा है। लेकिन हम लोग डी ब्लॉक में ये भी पढ़े हैं बच्चों कि डी ऑर्बिट जो है ना वो 4 और 9 इलेक्ट्रॉन का भी नहीं लेगा। क्यों? डी ऑर्बिट इज ए हाफ फुल एंड फुल फिल। या तो ये हाफ फुल में रहना पसंद करता है या तो ये फुल में रहना पसंद करता है। इसीलिए ये इसका इलेक्ट्रॉन एगो लेगा, तब ये 100% सही है बच्चों। ये बनाना पड़ेगा। इसीलिए जैक इसको टारगेट करके देता है ताकि आप लोग गलत करें। और इसमें भी सेम यही चीज दिखाएगा बच्चों। आ रहा है समझ में? चलो अब आते हैं Cu 29 नंबर। Cu बोल रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। 29 तो हो गया, लेकिन 9 अभी हमने बोले नहीं होगा बच्चों, इसीलिए 4s1 3d10 यहां होगा। आया समझ में? क्लियर है? बस आपको इतना लिखना है और बनाना है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछता है। चलो क्लियर है? अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में एमसीक्यू पकड़ लिया और एमसीक्यू को हम लोग धर के डेंगा देते हैं। चलो देखो क्या बोला है। सौर सेलों के निर्माण में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन डीएनए ब्लॉक का ही है। तो सौर सेल का निर्माण में यहां ऑप्शन बी में है, ये करेक्ट आंसर SI का ही उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एमसीक्यू को आपको कभी कभी फंसाने के लिए देगा। सौर सेल का निर्माण में सिलिकॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जाते हैं। यदि ln K और 1/T के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ खींचा जाए तो सीधी रेखा का ढाल स्लोप होगा। यह आर्हेनियस इक्वेशन है और आर्हेनियस इक्वेशन हमें यही बताता है कि ढाल माइनस की ओर जाएगा। ढाल माइनस की ओर जाएगा। यह क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का है और यह क्वेश्चन पूछा गया है। ln जो है नेचुरल लॉग है, उसको कॉमन लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से भाग दिया जाता है। यह भी ऑप्शन है। यह ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ER के साथ ही ढाल का ग्राफ चेंज होगा, हमें बता दिया गया है यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है एल्डोल किसका संघनन फल है? एल्डोल इज ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, माने एल्डोल जो है वो किसका संघनन है? बोला 2 इथेनॉल के अणु, 2 इथेनॉल। यहां पे बेटा देखो इंग्लिश को देखना, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों को मैं बोल रहा हूं कि ये वाला चीज को देखना। ये वाला चीज में तेरे को समझ में नहीं आएगा मेरे पास जो क्लास किया है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक में ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग किया हूं, इंग्लिश मीडियम का। इसीलिए हमारे बच्चे या हमारे झारखंड के केमिस्ट्री क्लासेस के बच्चे को मैं खासकर बोल रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश का एग्जाम्पल, इंग्लिश का
इंग्लिश का ऑप्शन सबको देखना है। इथेनॉल, OL आया बच्चों, OL होता अल्कोहल का, अगर AL आता बच्चों तो अल्डिहाइड का होता। फिर बोला है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेन, ये भी हमको थोड़ा सा टेंशन बुझा रहा है कि ये है क्या, क्योंकि एल्डोल संघनन में हम लोग क्या जानते हैं, एक चीज याद रखना, एल्डिहाइड का 2 समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, लेकिन यहां कीटोन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलो हम लोग दूसरा ऑप्शन को देखते हैं, मिथेनॉल, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मिथेनॉल, ये भी नहीं होगा। आता है A और B में, तो बोले सर B में तो आप अभी बताएं कि एल्डिहाइड के 2 समान अणु होना चाहिए, लेकिन याद रखना बच्चों कीटोन चैप्टर जो है उसमें फिर से एल्डोल कंडेंसेशन आता है, और वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन के 2 समान अणु जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसका अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराने पर हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। तो आज हम लोग के साथ देखो 2 प्रोपेनॉल के अणु के साथ ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर सही है। क्लियर है, क्लियर है, रटने का काम नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला एमिनो अम्ल किसके पाचन के अंतिम उत्पाद है। तो याद रखना यह क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है, और इस प्रकार का एमसीक्यू आपको पर्दे में देखने को मिलेगा जैकबोर्ड का क्वेश्चन में। बोल रहा है एमिनो अम्ल किसके पाचन के अंतिम में उत्पाद है, ऑप्शन सी में है, बोला एंजाइम। ये करेक्ट आंसर सही है, हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाए थे एमिनो अम्ल जो है वह पाचन का काम करता है एंजाइम में जाकर। एंजाइम में जाकर, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़े उसको बढ़िया से याद है, एंजाइम में जाकर ही काम करता है। दूसरा क्वेश्चन है जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और इथेनोइक केओएच के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो बनता है, क्या बनता है बाबू, बनता है आइसोएमाइड। क्या लिखा है रे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड सही है। क्या बोला है, जब प्राथमिक एमीन माना प्राइमरी एमीन बोला है, समझो बात को, CH3 है NH2 है, इसी का नाम है प्राइमरी एमीन। क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ, CHCl3। फिर बोला है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया करता है, KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है, क्या बनता है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्टली क्या कंपाउंड बनाता है समझो, प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन हम लोग यहां पे कार्बन 2 को ले लेते हैं ना, अच्छा लगेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं, सीधा सीधी याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आइसोसाइनाइड ही बनाता है, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। अब ऐसा क्यों होता है समझो बात को। पहली बात कि यहां पे 3 गो KOH लेंगे और ये CO2 कंपाउंड बाहर निकाल देता है, एक CO2 बाहर निकाल देता है, दूसरा क्या बाहर निकलेगा, देखो ये N के साथ C बना, N के साथ C बना, ये दोनों आके यहां जुट गया, बचा मेरे पास CH2, ठीक है, CH2 बचा, और क्या बचा, H2 बचा, माने क्या, 2 गो और 2 गो 4 गो हाइड्रोजन बचा, 1 गो कार्बन बचा, 1 गो कार्बन के साथ मैंने 2 गो ऑक्सीजन दे दिया, और यहाँ पे हम लोग का 3 गो ऑक्सीजन था, तो CH2 खत्म हो गया, 1 गो बाहर निकल जाएगा H2O, दूसरा क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, देखो दूसरा हम लोग के पास है 3 गो Cl है और 3 गो K है, तो क्या निकल जाएगा, 3 गो KCl निकल जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस है, आप देख सकते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट, हो गया, क्लियर करके जाऊंगा मैं, याद रखना ऑर्गेनिक में मैं एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, अगर मेरा वीडियो से बने रहिएगा तो। देखिए साथ साथ बैलेंस करके मैं दिखा देता हूं, और इसी का नाम है आइसोसाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड, लेकिन हमारा ऑप्शन में आइसोसाइनाइड एल्डिहाइड भी दिया है, अल्कोहल भी दिया है, साइनाइड भी दिया है, आइसोसाइनाइड ही बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्न अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। बोला कॉल्वेज प्रतिक्रिया,
फिर बोला है रेमंड टेमर अभिक्रिया। तो कॉल्वेज प्रतिक्रिया में क्या होता है, समझो बात को। कॉल्वेज प्रतिक्रिया में क्या होता है, सोडियम फेनॉक्साइड को CO2 के साथ 400 डिग्री केल्विन ताप पर, याद रखना 1 नंबर में बना रहा हूं, सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड, कुछ भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री है, रंग बदलने में देरी नहीं करता है। CO2 के साथ अभिक्रिया करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 400 डिग्री केल्विन ताप। अगर याद नहीं रहेगा एग्जाम में तो टेम्परेचर की जगह सिर्फ आग लगा देना, हीट कर देना, बस तेरा खेला हो गया। और साथ ही क्या बन जाता है, CO2 एक कार्बन उसके साथ आ जाएगा। देखो बच्चों ये C है, इसका माथा में चढ़ेगा जैसे ना, इसका माथा में जैसे चढ़ेगा तो 2 ऑक्सीजन और Na धर लेगा, ठीक है, हो गया। अब आता है 1 ऑक्सीजन बचा, और ये C जैसे इसके पास अटैक करेगा तो एक OH आके जुटेगा, हो गया। और मैं इसको पुनः डेल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया कराऊंगा। डेल्यूट HCl, थोड़ा जगह छोटा पड़ रहा है तो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा कन्वेंस करके बनाऊंगा ताकि जगह का हम लोग को कमी ना पड़े। सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है SODIUM, सोडियम PHENOXIDE, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद CO2 इन प्रेजेंस ऑफ 400 डिग्री केल्विन ताप। इंपॉर्टेंट BBI, जो पर्दे पे दिख रहा है ना वह हकीकत में 13 फरवरी को बदलेगा, याद रखना। 400 डिग्री टेम्परेचर ले लिया मैं, और इसको मैं क्वेश्चन को बनाता हूं। CO2 को यहां पे ला के जोड़ दूंगा और Na को यहां बैठा दिया, बच गया मेरे पास एगो OH, और मैं इसको डेल्यूट गीला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करा दिया, तो पता चला ये H जो है, ये Cl जो है Na को लेके धर के डेंगा के बाहर कर देगा, और H आ जाके जुटेगा और बनाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनाएगा बच्चों, सैलिसिलिक एसिड, या हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है, या इसको हम लोग कॉमन में बोल सकते हैं सैलिसिलिक एसिड। और ये क्वेश्चन आया है 2022 में, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए। 2024 में ये क्वेश्चन आया है, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाए। आप जाके क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। हो गया। दूसरा क्वेश्चन है रायमंड टेमर प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं। रायमंड टेमर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों, पहले नोट डाउन कीजिए, जल्दी देरी ना कीजिए, देरी कीजिएगा माथा से उड़ जाएगा, जल्दी करो। चलो, तो रायमंड टेमर को हम लोग समझते हैं। रायमंड टेमर में क्या है, देखो रायमंड टेमर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए सब इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है। रायमंड टेमर की अभिक्रिया फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH के उपस्थिति में कराने पर कुछ नहीं करना बच्चों, सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है, और इसी का नाम है रायमंड टेमर अभिक्रिया। कुछ नहीं करना, बैलेंस करने जाओगे माथा दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे बोलोगे तो हम कर देंगे, लेकिन टाइम आप लोग के पास ज़्यादा नहीं है। भरोसा है कि हम कर देंगे, याद रखना, लेकिन अगर छोटा से ही काम चले तो बड़ा को बुलाना जरूरी नहीं है। चलो, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH को उपस्थिति में कराने पर हमें सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, या आप लोग इसको बोल सकते हैं, सैलिसैल्डिहाइड याद नहीं रहेगा तो आप बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी BENZENAL 2 हाइड्रोक्सी बेंजानल प्राप्त होते हैं। इसी अभिक्रिया को रायमंड टेमर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर में बोला है निम्न पर एक संक्षिप्त टिप्पणी नोट लिखे। एक क्वेश्चन है हॉफमैन ब्रोमामाइड प्रतिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड में हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर एमाइड का अभिक्रिया, याद रखना CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये एमाइड है, इसका अभिक्रिया Br2 तथा KOH या NaOH के साथ कराने पर हमें एक कम कार्बन संख्या वाला एमाइन प्राप्त होता है, और ये अभिक्रिया एमाइन से है, ये अभिक्रिया एमाइन से है, AMINE एमाइन चैप्टर से है, और इसी का नाम है हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ ब्रोमामाइड रिएक्शन एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये क्या होता है, एमाइड का अभिक्रिया Br2 के साथ और NaOH के साथ या KOH के साथ कराने पर हमें एक कम कार्बन संख्या वाला एमाइन प्राप्त होता है। बाहर क्या निकला, नहीं निकला, कोई लेना देना नहीं है हमें। अगर निकालना चाहोगे बच्चों तो मैं निकाल दूंगा, यहाँ 3 को लेना पड़ेगा, फिर धर के रेंगाना पड़ेगा, फिर धर के कूटना पड़ेगा, तब बनेगा। इतने लिखना है। एमाइड क्या लिखना है, AMIDE, एमाइड का अभिक्रिया Br2 तथा NaOH के साथ कराने पर हमें एमाइन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के नाम से जानी। बस इतने, खत्म, खेला खत्म। ये गलत है, ये नहीं देखना है। टाइपिंग क्या हुआ, सब चीज सही थोड़ी रहता है। बच्चा टाइपिंग करता है बाबू, हमारा बच्चा नहीं, हमारा मेन आदमी है। चीज़ों को एक साथ करना मुश्किल है, इसीलिए उसको बता दिया जाता है कि इस तरह करना है, लेकिन कुछ मिस्टेक हो जाता है कि अगर हम टाइपिंग करते तो फिर मिस्टेक ना होता। चलो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या होता है जब टोल्यूइन को सांद्र HNO3 तथा H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है? When reacts with toluene, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चों सुनना ध्यान से, when reacts with toluene in presence of, when reacts with toluene और HNO3 in presence of कौन का H2SO4। तो देखो समझो बात को, ये है टोल्यूइन, बेंजीन के माथा में CH3 रहा तो इसी का नाम टोल्यूइन है। और टोल्यूइन का अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, टोल्यूइन का अभिक्रिया HNO3 के साथ, HNO3 के साथ। और सांद्र बोला है, सांद्र मतलब होता है कॉक, और इन प्रेजेंस में वही सांद्र CONC कॉक H2SO4। तो अगर हम लोग सांद्र HNO3 को इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लास में जैसे मैंने बताया था, हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने जो इस बार एग्जाम देंगे, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। और टोल्यूइन का अभिक्रिया जैसे हम लोग इसको कराते हैं तो हम लोग को ऑर्थो और मेटा का प्रोडक्ट मिलता, ऑर्थो और पेरा का प्रोडक्ट मिलता है, और यहाँ पे CH3 रहेगा। और हमारे प्यारे बच्चों ये NO2 जो है ये 44% बनेगा प्लस में, और एक चीज बनेगा, इसी का नाम है हेलो एरिन्स का हेलोजिन नाइट्रेशन। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, CH3 यहाँ बनेगा, यहाँ O, और यहाँ पे बनेगा NO2, और ये बनेगा 56% हो गया। इसी तरह आपको पूछेगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन बोला है लैंथेनॉइड संकुचन क्या है, लैंथेनॉइड संकुचन तत्व के 2 उदाहरण दीजिए। लैंथेनॉइड तत्व द्वारा प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? लैंथेनॉइड संकुचन क्या है? लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज मैंने क्लास में पढ़ाया है, और ये आप लोग का होमवर्क रहा। ये पिछला आप लोग कमेंट करके डालना है कि लैंथेनॉइड संकुचन क्या है, क्योंकि ये लिखने वाला चीज़ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये करके जाना। ये होमवर्क रहा, क्योंकि इतना लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को यहाँ पे साइड में PPT बनवा के डलवा दूंगा। और ये क्वेश्चन आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप लोग हमसे कमेंट में कीजिएगा कि सर लैंथेनॉइड संकुचन को पढ़ाइए, मैं फिर से बताऊंगा। चलो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग करके आइएगा। फिर से मैं महामैराथन क्लास को लाऊंगा, फिर मैं ये क्वेश्चन को बताऊंगा। चलो दूसरा क्या है, किसी घोल के अणुसंख्या गुणधर्म का मान बढ़ जाता है जब घोल के अणु विघटित हो जाती है। अणुसंख्या गुणधर्म का मान जब बढ़ेगा जब घोल का अणुसंख्या विघटित हो जाएगा, टूटेगा तब ना घोल का मान बढ़ेगा। अरे बबुआ पनिया में अगर चीनियाँ डाल दोगे तो घोल का मान नहीं बढ़ेगा, जब तक पनिया में चीनियाँ नहीं घोलेगा तब तक उसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। हो गया। चलो
सांद्रता बढ़ता है जब विघटित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसको काट दो, ये गलत टाइपिंग कर दिया है, काट दो इसको। दूसरा क्वेश्चन क्या है? K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालने बोला है। बच्चों हम लोग Mn को x मानते हैं और K है वह K+4 देता है। हम लोग पढ़े हैं K जो होता है बच्चों वह पीरियोडिक टेबल में 19 नंबर में होता है। और एक सीरीज हम लोग पढ़े थे बाबू प्रिंसिपल, उन्होंने बताया था 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसी तरह जाता है। तो हमारे बच्चे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 जाएगा, दूसरा ऑर्बिट में 8 जाएगा और तीसरा ऑर्बिट में 8 जाएगा। और ये 19 नंबर में होने के कारण 2 8 8 18 हो रहा है, तो ये +1 4 दिखाएगा, इसीलिए इसका ऑक्सीकरण अवस्था 1 होता है K का। अब समझते हैं, 1 हो गया, यहाँ तक समझना बात को। अरे काटे मैंने क्यों मैंने काटे? K बराबर हम लोग का +1 हुआ। इसको डिफाइंड से बता देता ताकि आप लोग का इस तरह का क्वेश्चन आए तो छूटेगा नहीं। ये क्वेश्चन एगो आता है। Mn को मैंने x माना और ऑक्सीजन जो है वो 16 नंबर पे है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है। और ये ऑक्सीजन जो है बेटा वो 8 नंबर में पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 जाएगा, दूसरा ऑर्बिट में 6 जाएगा। इसी तरह इस नियम के अनुसार पर क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो मैं उतना डिफाइन करके नहीं बता सकता चीज़ों को, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितना हो पा रहा है उतना मैक्सिमम मैं बता देता हूँ। 6 जाएगा तो बताओ बच्चों 8 में अगर 6 में अगर 8 को माइनस करूंगा इस नियम से तो -2 बचेगा, इसीलिए ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होता है वो -2 होता है बच्चों। तो याद रखना, यहाँ देखो बेटा यहाँ 4 गो ऑक्सीजन है, तो मैंने यहाँ पे प्लस में लिख देता हूँ 1 × 2 प्लस x को मैंने माना, Mn को x माना, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ -2 गुना 4 = -8 और इधर ये गया प्लस, तो डायरेक्टली हम लोग का आ जाएगा +6, देन x = +6 आएगा बच्चों। देखो +6 जहाँ है वो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही है। क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोला है C2H5Cl अल्कोहल KOH के साथ गर्म किया जाने पर बनता है C2H5Cl ऑन हीटेड विथ अल्कोहलिक KOH विल प्रोडक्ट निकालने बोला है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। C2H5 बोला है हमारे बच्चे। C2H5 का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं पहले पर्दे पे। CH3 CH2 Cl रिएक्ट्स विथ KOH और इन प्रेजेंस में बोला ALC अल्कोहलिक मैंने पानी मिला हुआ। तो हम लोग पढ़े हैं अगर पानी मिला हुआ रहेगा तो OH फिर इस पोजीशन से H ला के बाहर निकालेगा और बच जाएगा C2H के को अगर यहाँ से 2 निकाला 2 2 4 H4। जहाँ भी ये ऑप्शन है सही है। ये ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्यों पता है? ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही होगा C2H4। ये जहाँ भी है सही मार लेना। चलिए ये गलत है, ये भी गलत है, पागल है, मूर्ख है, कुछ भी लिख दिया है, सी सही होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जब NH3 की अभिक्रिया एल्कलीन हैलाइड की अभिक्रिया अधिक माख के साथ कराई जाती है। हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इंग्लिश वाला देखिएगा। When NH3 is reacts with axis of alkyl halide we get, बोला है एल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है जानते हैं बच्चे? एल्काइल हैलाइड हम लोग इसी को बोलेंगे R बॉन्ड X। उसका अभिक्रिया NH3 मैंने अमोनिया के साथ किया है। एक्सिस बोला है मैंने परवल के साथ हीट किया है। किसके साथ? हीट कर दिया है। हम लोग हेलो एल्केन में पढ़े थे हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन, बाय द हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बाय द हॉफमैन एमिनोलाइसिस रिएक्शन। तो हॉफ एमिनोलाइसिस रिएक्शन में हम लोग 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर लिए थे। इसके साथ मैंने एक अल्कोहलिक विलयन C2H5OH लिया था। इसके साथ जैसे अभिक्रिया कराया था तो पता चलता था यहाँ से XHA बाहर निकाल देता था, XHA बाहर निकाल देता था,
एक्स एच बाहर निकालता था और बनाता था ये आर एन, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ये प्राइमरी एमाइन था। फिर इसी तरह मैं इसका अभिक्रिया फिर सेकेंडरी एमाइन बनाता था। चलो बना के दिखा देता हूँ, बोलेंगे तब तक तो बना ही देंगे हम। एक्स आर, वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन पूरा डिफाइंड है बेटा, याद रखना, वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन पूरा डिफाइंड है। आर यहाँ पे फिर वही 373 डिग्री केल्विन ताप लेना पड़ेगा तभी जाके बनेगा। चलो ये फिर H यहाँ से बाहर निकालेगा और बनेगा फिर हम लोग का प्रोडक्ट जो बनेगा R N, यहाँ पे एक H बचा, यहाँ पे R बचा, फिर इसका अभिक्रिया वही X R के साथ वही फिर 373 डिग्री केल्विन ताप एल्कोहलिक विलयन लेंगे तो H यहाँ से फिर बाहर निकालेगा बच्चों और बनाएगा R N, ये R, ये R, तो ये हुआ 3 डिग्री एमाइन, ये हुआ 2 डिग्री एमाइन और ये हुआ 1 डिग्री एमाइन। तो इन तीनों का मिश्रण, ए मिक्सचर ऑफ ऑल, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, बोला है ग्लाइसिन में भरमस्स ग्रुप है, ग्लाइसिन यही है, ये डी सही है, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल से है। सुक्रोज का जल अपघटन होता है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिवन, सुक्रोज का जल अपघटन के बाद हम लोग को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। ये मैंने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा चुका है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बोथ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही, राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या होता है जब फिनॉल Na तथा तनु HCl तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है? फिनॉल का अभिक्रिया बोला है Na के साथ करते हैं। पहली बात है फिनॉल का अभिक्रिया Na के साथ। क्या होता है जब फिनॉल ए नंबर में Na के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, बी नंबर में बोला है तनु HCl के साथ कराई जाती है। तो पहले मैं देखता हूं, फिनॉल है वो फिनॉल ये है, इसका अभिक्रिया Na के साथ करेंगे, सोडियम धातु के साथ। तो याद रखना बच्चों, ये फिनॉल जो है सोडियम धातु के साथ नो रिएक्शन कर देगा, करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड बनने को नहीं दिख रहा है। अगर ये बनता, अगर ये कुछ देता, दे सकता है हमको जहाँ तक उम्मीद है। अगर सोडियम फिनॉक्साइड बना देता हूँ मैं इसको, हाँ बनेगा, ONa प्लस हाफ H2 बाहर निकल जाएगा, ऐसे हो सकता है, सही है, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। दूसरा क्या है, फिनॉल को HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ये फिनॉल है, इसका अभिक्रिया HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, कैसा कौन, तो ये क्या होगा, ये फिनॉल का हेलोजन नाइट्रेशन है। और ये दोनों पोजीशन पे अभी मैंने बताया कि NO2 यहाँ के जुटेगा, NO2 यहाँ जुटेगा, NO2 यहाँ जुटेगा, और इसके साथ 3 गो लेना पड़ेगा और 3 गो H2O बाहर निकालेगा, H2O बाहर निकालेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोला है, ये क्वेश्चन बोला है डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड के एक एक उदाहरण दे। गिवन वन एक्सप्लेन ईच फॉर ए डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड को सुक्रोज तथा माल्टोज, डाइसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और फ्रुक्टोज आता है, सीधा सीधी रखना। डाइसैकेराइड का एक एक उदाहरण बोला है, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज क्लास में बताए हैं, और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजिन, ये पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या होता है, व्हाट हैपन है, क्या होता है, एनिलीन Br2 के साथ अभिक्रिया करता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन का आंसर साथ साथ दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। चलो
दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या होता है जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को Cu की उपस्थिति में HCl के साथ कराई जाती है? ये क्वेश्चन डायजोनियम रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl के साथ Cu की उपस्थिति में कराया तो इसका नाम हम लोग पढ़े हैं हेलो एरिस में गटरमन रिएक्शन। गटरमन संशोधन, सनमेयर रिएक्शन का ही संशोधित रूप गटरमन रिएक्शन है। इसका नाम गटरमन कॉक रिएक्शन। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्या होता है जब एसिटामाइड ईथर की उपस्थिति में LiAlH4 की उपस्थिति में कराई जाती है? एसिटामाइड ये सही है, बिल्कुल सही है। और इसके साथ यहां पे एक चीज लिखना भूल गया, H2O बाहर निकालेगा और ये एमाइन ही बनाएगा। सही है, एकदम सब किया हुआ है, ज्यादा अब देरी नहीं होगा। हम लोग को वीडियो और 10-15 मिनट तक ही चलेगा। इसके बाद इसका आपको पूरा नोट टेलीग्राम चैनल झारखंड केमिस्ट्री क्लासेस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। और ये क्वेश्चन आ रहा है, आपका केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम को क्लियर करेगा, साथ ही आपका दोस्त का बोर्ड एग्जाम को क्लियर करेगा। और जितने भी झारखंड के बच्चे देखेंगे सबका 100% की गारंटी है कि केमिस्ट्री में आप लोग को बैक नहीं लगेगा, पास हो जाइएगा, एकदम 100% की गारंटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये सॉलिड से है, काय केंद्र का बात आएगा, आउट ऑफ सिलेबस है। दूसरा की ओर जाते हैं बाबू हम लोग। दूसरा की ओर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर जाते हैं। बोला अभिक्रिया की कोटि का मान होता है, अभिक्रिया की कोटि का मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, भिन्नात्मक भी होगा, इनमें से सभी होगा। सही आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोला है रासायनिक अभिक्रिया A और B के लिए, रासायनिक अभिक्रिया A और B के लिए यह पाया गया है कि जबकि सांद्रता दोगुनी की जाए, रासायनिक अभिक्रिया A और B यह पाया गया है कि जब सांद्रता दोगुनी कर दी जाए अभिक्रिया की दर पर क्या असर नहीं होता है? क्या असर नहीं होगा, याद रखना। क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा है। एक सांद्रता A है अभिक्रिया और ये रिएक्टेंट माने प्रोडक्ट बनाता है B। अभिक्रिया A से B है, बोला इसकी सांद्रता, तो कंसंट्रेशन अगर हम इसको 2 गुना कर देंगे तो प्रोडक्ट भी तो 2 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट भी 2 गुना हो जाएगा। अभिक्रिया की दर पर कोई असर नहीं होना है। यह बोला है कौन सा कोटि का अभिक्रिया है जो असर नहीं होगा। तो एक चीज हम बताए थे बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ऑर्डर 1 होता है और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ऑर्डर 0 होता है और सेकेंड कोटि अभिक्रिया के लिए ऑर्डर 3 होता है। तो अगर ये शून्य कोटि का अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 0। अगर मैं देखो बच्चों A से B की ओर जाऊंगा, अगर ये शून्य कोटि का अभिक्रिया है, इसका वेग अगर 2 गुना कर देंगे तो कोई अभिक्रिया के प्रोडक्ट पर प्रभाव पड़ेगा। यही चीज बोला है, 2 गुनी 1000 गुनी कर दी जाए कोई वेग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये होना चाहिए शून्य कोटि का अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा दोहरे दंतुर लिगेंड है? देख रहा है बार-बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दोहरे दंतुर लिगेंड है। अरे विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड? ये दोहरे दंतुर नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है हमको लग रहा है। आप इसको काट के मोनोडेंटेड कर दीजिए, मोनोडेंटेड। एम्बिडेंटेड नहीं होगा, एम्बिडेंटेड का आज तक ना एग्जाम में पूछा गया है ना पूछेगा। आप इसको मोनोडेंटेड कर दें, मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड के लिए एक एग्जांपल बहुत अच्छा है NO2। चलो क्वेश्चन नंबर C सही है, ये मोनोडेंटेड। कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, समझ रहा हूं मैं चीजों को। दूसरा क्वेश्चन है
सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण से कौन सा यौगिक मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल बोला है विच कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल किसको बोलेंगे बच्चों? CH3, C यहां पे OH रहे, H यहां पे CH3। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करूंगा, ऑक्सीकरण माने एक प्रबल ऑक्सीकारक इन प्रेजेंस में KMNO4 लेता हूं, तो याद रखना ये कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन। CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस H2O बाहर निकालेगा। चलो इसी को बोला था, कीटोन बनेगा या एसीटोन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोला संक्रमण धातु क्या है? संक्रमण धातु अपने ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तनशील क्यों दिखाती है? अभी मैंने बताया पिछला क्वेश्चन में संक्रमण धातु क्या है। संक्रमण धातु उसे कहते हैं जिसका डी कक्षक पूर्ण भरा नहीं होता है, डी कक्षक अर्धपूरित होते हैं, यह संक्रमण धातु है। फिर बोला है कि संक्रमण धातु अपने ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तनशील क्यों दिखाती है? संक्रमण धातु अपने ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तनशील इसीलिए दिखाती क्योंकि इसके पास डी कक्षक पूर्ण भरा नहीं होता है, जिसके कारण ये भिन्न भिन्न तत्व भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था को दिखाता है। बस इतने लिखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। बोला है निम्नलिखित को परिवर्तन कैसे करेंगे? प्रोपीन से प्रोपेन 2 फिर अब बेंजीन क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन क्लोराइड से बेंजील अल्कोहल, ये बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। थोड़ा सा इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं। प्रोपेन से प्रोपेन 2 प्रोपेन से प्रोपेन 2 ये क्वेश्चन इंग्लिश में रहता तो अच्छा लगता, ये क्वेश्चन इंग्लिश में रहता तो अच्छा लगता। चलो मैं इसका चेंज करता हूं क्वेश्चन को। प्रोपेनल, प्रोपेन 1 से प्रोपेन, ये क्वेश्चन सुधारना बाबू। प्रोपेन अल टू प्रोपेन 2 ठीक है। ये बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, ये क्वेश्चन को ये सुधारना। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला है, इसका स्ट्रक्चर होगा C2H5 MgBr और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल का बाद बोल दे तो 2 मिथाइल प्रोपेन के लिए बाद बोले 1 2 3 कार्बन बोले प्रोपेन 2 में OH यहाँ होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे H होगा। डायरेक्टली मैं यहाँ पे CH3 कर देता हूँ और यहाँ पे भी CH3 कर देता हूँ। चलो हो गया, सही है। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं इसको देखता हूँ पहले। प्रोपेन 2 से प्रोपेन 1 से प्रोपेन 2 कन्वर्जन है। देखो प्रोपेन 1 बोला है CH3 CH2 CH2OH, इसको हम लोग को क्वेश्चन में चेंज करना है। कैसे? 2 बनाना है, मैंने OH को उठा के इधर लाना है। देखो CH3 में जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं बचेगा, आप लोग कॉपी कलम लेके साथ में लिखिएगा। CH3 CH यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3, यही चीज़ हम लोग को बनाना है। तो पहले देखो इसको मैं चेंज करता हूँ मार्कोनिक्स रूल में, तब होगा। इसमें रिएक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। CH3 1 से 2 बनाने बोला है, बस पोजीशन को ही चेंज करना है। मैं पहले इस क्वेश्चन को एल्कीन में चेंज करता हूँ। CH3 CH2 CH2OH रिएक्शन विद KOH के साथ ही करा देता हूँ। पहले मैं इसको हेलो एल्केन में चेंज करता हूँ। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? PCl5 के साथ कन्वर्जन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PCl5 के साथ जैसे मैं किया तो ये बन गया CH3 CH2 Cl। अब इसको मैं क्या करूंगा? मैं इसको पुनः
एल्कोहल में चेंज करके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, क्या बात है। हो गया। देखो KOH के साथ एल्कोहलिक विलयन में अगर मैं कराऊंगा तो पता चलता है ये KCl यहाँ से बाहर निकला और OH फिर इस पोजीशन से H लेके बाहर निकालेगा और ये बना रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं इसका अभिक्रिया मार्कोनिक्स रूल अप्लाई करूंगा जिसका नाम है HBr। इन प्रेजेंस में कुछ नहीं लूंगा, ये H यहाँ आके जुटेगा, ये Br यहाँ आके जुटेगा, तो बनेगा CH3 CH, आगे जो बेटा यहाँ Br बनेगा और यहाँ CH3 बनेगा। अब मैं इसका अभिक्रिया पुनः KOH के साथ कराऊंगा। KOH के साथ इन प्रेजेंस में यहाँ एक्वास ले लिया, Br यहाँ बाहर निकालेगा और पुनः यह 2OL बना दिया। क्लियर है? जो बच्चा ध्यान से 2 साल पढ़ा है उसी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और जो 2 साल चादर ओढ़ के मोबाइल में एक वीडियो कॉल में लगा था उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं है, छोड़ देना, भूल जाना, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमसे। हो गया? अब दूसरा क्वेश्चन है बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल देखो कैसे बनाते हैं, इसी में मैं क्वेश्चन के ऊपर ही लिख देता हूं। यहाँ पे CH2OH है, सॉरी Cl है, इसको बनाना है तुमको बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल O CH2OH, यही बनाना है। इधर क्लियर है? क्लियर है? चलो जल्दी करो, जल्दी करो, साफ कर लो। बेंजाइल अल्कोहल देखो, ये एक स्टेप में ये रिएक्शन बनता है। यहाँ पे CH2Cl है, इसका अभिक्रिया NaOH के साथ करा दो, डायरेक्टली यहाँ से NaCl बाहर निकल गया और बन गया बेंजाइल अल्कोहल। खत्म हो गया। अब बोल रहा है इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2-मिथाइल प्रोपेन 12। इस क्वेश्चन को आप लोग बना के आइएगा, अगर ना बने तो कमेंट में डालिएगा, मैं बना दूंगा, क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है बाबू, जगह खत्म हो चुका है, हमारा जगह खत्म हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये कमेंट बॉक्स में बना के डालना है। अगर ना बने तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से, मैं कोई बच्चा कमेंट कर देना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बना दूंगा। चलो याद करके, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है वह है गोलेबार एवं फाइबर प्रोटीन में अंतर बताएं। यह क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से है, और बायोमोलिक्यूल से यह क्वेश्चन 2022 में भी आया है, 2023 में छोड़ा है, और 2024 में भी आया है, और 2025 में भी यह क्वेश्चन आया है, और 2026 में भी यह क्वेश्चन आएगा। 100% की गारंटी है। अगर ये ना आए तो इसके जगह में आपको डीएनए तथा आरएनए में अंतर देगा। गोलेबार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन, फाइबर युक्त प्रोटीन और दानेदार प्रोटीन में अंतर स्पष्ट करने बोला है। तो बोला गोलेबार प्रोटीन यह संरचना के परिणाम स्वरूप पॉलीपेंटाइक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, पॉलीपेंटाइक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। यहां तार का प्रयोग कर दिया है, बॉन्ड होगा, तार नहीं बॉन्ड होगा। कि श्रृंखला के आसपास एक गोलाकार आकार मिलता है। यह सामान्यतः पानी में घुलनशील होते हैं, यद्यपि एल्बुमिन इसके उदाहरण है। और फाइबर युक्त प्रोटीन में जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला समांतर हो और एक साथ हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बंधन से जुड़े हो, जब धनानुमान संरचना बनाता है, इस तरह के प्रोटीन के फाइबर प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन का सामान्य पानी में घुलनशील होते हैं। यह क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल से है। नेक्स्ट की ओर जाते हैं हम लोग। बोला है डिफरेंट बिटवीन डीएनए और आरएनए। अभी मैंने डीएनए और आरएनए का डिस्कस किया था, और यह क्वेश्चन 1,000,000% की गारंटी है कि आपका जैक बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन नंबर 42 में छापा हुआ रहेगा। 42 क्वेश्चन नंबर। देखो ये डीएनए और आरएनए में अंतर बोला है, डीएनए आरएनए में क्या अंतर है ये आपको यहां पे दिखाया गया है। ये सारे को करके जाना है, थ्योरी पेपर है बाबू।
डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है ये सारे चीज को आपको दिखाएगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का लास्ट पेज है, वो लास्ट पेज है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट करे। ये क्वेश्चन 2022 में आया है और इसके बाद 2025 में आया है। इस बार के लिए देखो 26 लिखा जा रहा है मतलब 26 में आएगा, 25 में आया है, 26 लिखा जा रहा है मतलब 26 में इंपॉर्टेंट है, आएगा, वीवीआई है ये क्वेश्चन, इसको भी करके जाना है। अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिक्रिया अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि बताती है। अभिक्रिया की आणविकता उसके रासायनमति तथा क्रियाविधि द्वारा ज्ञात करते हैं, अतः आणविकता एक सैद्धांतिक राशि है और अभिक्रिया की कोटि क्या है, यह एक प्रायोगिक सैद्धांतिक रूप है। इसको आपको 3 पॉइंट पूछेगा तो आपको 4 पॉइंट लिखना है, यहाँ पे 4 पॉइंट लिखना है बाबू, 4 पॉइंट इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन आएगा इस बार, इंपॉर्टेंट है। चलो अब इसी तरह हम लोग क्लास को अगर बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक अपना इस वीडियो को शेयर करना और साथ ही कमेंट करना ना भूले। और झारखंड के जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे 13 फरवरी को जो एग्जाम देंगे उसके लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आपको जो ये क्लास करवाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था और चुन के इसमें क्वेश्चन को बताया गया था। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में लॉन्च बहुत ही जल्द कर रहा हूं, आप लोग वीडियो से बने रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सभी बच्चे को।